हेलो गाइस, मेरा नाम पवित्र पोरवाल है और आज मैं आपको साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं इस साइंस की एनसीईआरटी क्लास 6 को मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। आज नहीं, सॉरी, मैं बाद में कंप्लीट करूँगा और आपके सारे चैप्टर की वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो तब तक हम लोग आज के चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो पहले से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है, इन लोअर क्लास वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। ये बता रहे हैं कि जब हम लोअर क्लास में थे तब हम लोग जो खाना खाते थे हम लोग उसकी लिस्ट बनाते थे कभी कभी। तो हमने उसमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी, जैसे कि उसमें बहुत सी चीज़ें होती थी, जैसे चपाती, दाल, करी और कभी कभी राइस, सांभर, वेजिटेबल प्रिपरेशन, बहुत सी चीज़ें होती थी। तो उसमें हम लोग कभी कभी अलग अलग जगहों के लोग से मिलते थे, कभी कभी हमारे क्लास में होते थे, तो हम लोग उनकी लिस्ट देखते थे तो हमें पता चलता था सबके अलग अलग जगह के अलग अलग खाने होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं पंजाब और आंध्र प्रदेश का। आइटम ऑफ ग्रीन में पंजाब में रोटी होती है, चपाती, और आंध्र प्रदेश में राइस। द आइटम ऑफ दाल, मीट जो भी होती थी, करी टाइप की, उसमें राजमा पंजाब में और तुअर दाल एंड रसम आंध्र प्रदेश में। वेजिटेबल्स में पंजाब में सरसों साग और कुंदरू और बहुत सी चीज़ें होती थी, इसमें तो कम बताई गई हैं। और अदर्स में पंजाब में कर्ड, घी और आंध्र प्रदेश में बटर मिल्क, घी और पिकल। तो कुछ चीज़ें सेम होती, कुछ वैसी होती, तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड वेरी करता है, हम आपको बता देते हैं। तो आप कहीं भी जाइए, अगर आप वहाँ जाएंगे सिक्किम में तो आपको मोमोज स्पेशली मिलेंगे। तो सबकी अलग अलग जगह होती, मतलब जगह का खाना होता है अगर हम बोलें तो अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तो हमें अलग अलग वैरायटी के मील्स जो होते हैं वो हमें मिलते तो नहीं है। मतलब अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको मिल भी सकते हैं, आपको कुछ हर एक चीज़ एक जगह पे नहीं मिल सकती। आगे चलेंगे तो हमें बहुत से रीज़न होते हैं। और ये यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 1.1 में, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। इसमें ये बोला गया है कि डिफरेंट फूड आइटम में क्या होता है। और आप जानते होंगे कि अगर आप कुछ ना कुछ बनाओगे, जैसे आप चपाती बना रहे हो बोलने, तो उसमें आपको व्हीट फ्लोर मिलेगा और आपको थोड़ा सा वाटर पड़ा मिलेगा, फिर आप उसको मतलब हीट करेंगे तो उसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, वाटर एंड व्हीट फ्लोर। तो ऐसे 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स से बनती हैं चीज़ें, यही इसमें बोला गया। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स कहते हैं। और हम बता दें इस चैप्टर में हमें कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम कंपोनेंट्स यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में बहुत पता चलेगा। हम पूरा चैप्टर न्यूट्रिएंट्स पे ही बेस्ड है, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें लिखा भी है जो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन अवर फूड उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। और एक और बात है, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर क्या है। अब अगर हम डाइटरी फाइबर के बारे में बताएं तो डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। अब ये रफेज क्या है अगर आप बोलोगे, अब ये रफेज जो है वो एक न्यूट्रिएंट ही बोलेंगे जो हमारी बॉडी के बहुत काम आता है, जो हमारे डाइजेशन में बहुत काम करता है। और वाटर भी इसीलिए है। अब आप जानते हैं हमारे जीने के लिए वाटर कितना ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे क्या सारे फूड जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं। इसके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग फूड को कि उसमें कौन कौन से होते हैं। तो इस क्लास में तो हम लोग मतलब 6th क्लास में हम लोग सिर्फ स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक हायर क्लासेस में आप लोग और के में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग 6th के जितना पढ़ रहे हैं हम उसी में पढ़ते हैं। लेट्स गो, आगे चलते हैं। और जो ये टेस्ट के लिए होता है तो आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, आयोडीन,
कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, और आपको उसके लिए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर भी चाहिए होंगी। तो आप इसको सामान रख लिए। और लेकिन आपको बता दें कि आपको कुछ भी ये सब जो आप जो टेस्ट करेंगे वो आपको किसी एडल्ट के प्रेजेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये केमिकल्स होते हैं, कभी कभी हार्मफुल होते हैं, कभी कभी क्या ऑलवेज हार्मफुल होते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ दो चीज़ों के फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, वो है स्टार्च एंड शुगर के बारे में पाए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगले आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखे हैं कुछ सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। A dilute iodine solution can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. इसमें ये करना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें हमें आधा तो पानी भर देना है, वाटर, और उसमें जो कुछ ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स हमें डालने हैं टिंक्चर आयोडीन के। अब टिंक्चर आयोडीन एक केमिकल है जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपको किसी दुकान पे मिल जाएगा। तो टिंक्चर आयोडीन को हमें डालना है, फिर वो बन जाएगा हमारा क्या, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो हमने एक सॉल्यूशन के बारे में तो याद कर लिया। और हम बता दें ये जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होगा वो हमारा काम आएगा स्टार्च के टेस्ट में। किसके टेस्ट में? स्टार्च के टेस्ट में। हम आगे चलते हैं। आगे में एक और सॉल्यूशन का दिया गया है, वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसे हम कैसे बना सकते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एज ऑलवेज 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेंगे, और उसके बाद हमें 2 ग्राम्स ऑफ क्या डालना है, कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमें 100 ml ऑफ वाटर में कितना कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करना है टू मेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि आपको 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करना है इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। और हम बता देंगे कि अगला जो है उसके पढ़ने के बाद हम आपको एक चीज़ बताएंगे। चलो, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। हम कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? फिर से वही 100 ml ऑफ वाटर लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपको 10 ग्राम, लेकिन उसमें आपको 10 ग्राम क्या डालना है, कॉस्टिक सोडा। फिर आपको क्या बच जाएगा, हमारा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब बता देते हैं कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये आपके काम आएंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन में। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हुए एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे। तो उसमें दिया गया है टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर हम टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe, is there any change in the color of food item? Did it turn blue black? Indicates that it contains starch. चलो देखते कैसे। इसमें बोला है हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें हमें एक इंग्रेडिएंट आपको कुछ भी डालना है, जो फूड आइटम आपको टेस्ट करना है उसमें स्टार्च है या नहीं। फिर उसमें हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ हमें क्या डालनी है, क्या है ये, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो भी हमने ऊपर देखा था कैसे बनाते हैं वो हमें डालना है। थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को ये मिलता है कि अगर हम बोलेंगे इफ़ उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है। सिर्फ जब ब्लू ब्लैक कलर आएगा तब, और अगर वैसे ही बना रहे तो उसमें ये पता चलेगा इसमें स्टार्च नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, वैसे हमें टेस्ट ट्यूब की लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक ड्रॉपर चाहिए। जैसे इसमें पोटैटो का इस्तेमाल किया गया, उसमें ये क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अगर वो अभी इसमें दिखाई नहीं है कि वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हुआ है या नहीं, तो अगर होता है तो ये बात है कि उसमें पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है या नहीं। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और पढ़ते हैं। और यही बोला है कि रिपीट दिस टेस्ट, आप कर सकते हैं इसको और भी उसके आगे जाएंगे। उसमें लिखा है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब
टेस्ट फॉर प्रोटीन हम कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी आप एक फूड आइटम ले लो, फिर उसका क्या बना लो, पेस्ट और पाउडर कर दो, ग्राइंड और मैश कर दो। फिर एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको वो डालना है। चलो ये पाउडर मान के चल लेते हैं हम लोग, ये डाला हमने जो भी फूड आइटम है आपका। उसके अंदर हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हमें उसमें डालना है 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या, वाटर। यहाँ हम बना देते हैं इस डायग्राम को, और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे शेक कर लेना है, सबको मिला के क्या कर देना है, शेक। उसके बाद ड्रॉपर को यूज करके हमें क्या डालना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ क्या कहते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट हम डालेंगे उसी में, फिर से हम लोग उसे शेक करेंगे। अब आगे देखते हैं। मान लो कि ये हमारा वही है जो हमने मिक्स करके सारा सॉल्यूशन डाला है, ये बन गया हमारा जो भी बोलोगे मिक्सचर। ये हमारा मिक्सचर बन चुका है। अब इसमें है कि एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए स्टैंड खड़ा रखो। और अगर इसका जो कंटेंट है, जो मिक्सचर है, वो अगर टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर का हो जाता है, अगर वायलेट कलर का हो जाता है, तो ये इंडिकेट ये करता है कि उसमें प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और हम ऐसे ही और भी उस पर कर सकते हैं प्रोग्राम पे। और इसमें हमें टेबल दी गई है कि आप इसमें ये सब करिए, और इस टेबल में कुछ है नहीं, ये आएगा नहीं आपका। तो हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला है हमारा टेस्ट फॉर फैट्स। अब क्या करना है, हमें फैट्स को टेस्ट करना है। अब आप सोचोगे फैट्स को टेस्ट करने के लिए आपने तो कोई सॉल्यूशन बताया ही नहीं, और इसमें कोई सॉल्यूशन लगेगा भी नहीं। अब इसमें देखिए क्या है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। कोई फूड आइटम ले लो, उसे रैप करके किसी पेपर में के क्रश कर दो। अब बस ये ध्यान रखो कि पेपर फटे ना। अब जब आप पेपर खोलिए, स्ट्रेटनर खोलिए, और उसके बाद वो फूड आइटम को हटाइए वहाँ से। अगर उस पर ऑयली पैच है, यहाँ मान लीजिए कागज है वो भी क्रस्ट, यहाँ हमने फूड आइटम रखा था, उसके बाद आफ्टर में देखिए अब वो थोड़ा वैसा हो जाएगा। फिर यहाँ अगर ऑयली पैच है तो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फैट है। अगर वो ऑयली पैच आ जाता है उस पेपर पे, तो आपको ये पता चलता है कि इसमें फैट है। और इसमें आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, और अगर उसमें से अगर आपको लाइट दिख रही है थ्रू दिस पैच, तो फिर ये बताता है कि मैंने आपको बताया कि वो फूड आइटम फैट कंटेन करता है। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि उसमें हम लाइट फेंटली देख पा रहे हैं, और ये इसको हम कुछ कहते हैं, वो मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। वो एक चैप्टर है हमारा, आपको क्या बताएं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस टाइप का है, या फिर मैं गलत होगा, रॉन्ग होगा तो और भी एक चैप्टर है, तो उसी में इसके बारे में दिया गया है। और अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, जब मैं उस चैप्टर के बारे में भी लाऊंगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या लिखा जाए, वेट, और इसमें लिखा है देयरफॉर आफ्टर यू रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। इफ देयर were any water that may have come from food, it would dry up after some time. No oily patch shows after this. The food items does not contain fat. ये बता रहा है कि अगर ये क्या हो गया, अगर इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपका जो है वो पेपर, अगर उसमें आपको ऐसे ही दिख रहा है, तो आप उस पर थोड़ा वो यकीन ना करना, नहीं करना। आप उसके जो है ना थोड़ा सा पानी से धुलो, और अगर उसका जो पानी है उसके अंदर अगर पानी हुआ और अगर वो उसका पूरा ड्राई अप होके बाहर आया, उसमें कोई पैच नहीं दिखा, तो ये बात है कि उसके अंदर कंटेन फैट नहीं होता है। क्योंकि आपको इस बात का एक बार ध्यान रखना चाहिए, फिर आप पता नहीं लगा पाएंगे कि उसमें फैट है या नहीं। आगे चलते हैं।
अब हमने इसमें लिखा है वी टेस्टेड food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? क्यों हमें इस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है? अब हम इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या लिखा है? what do various nutrients do for our body? अब इसमें एक ही हमारे जो बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्या करते हैं पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। फैट्स होते हैं वो भी एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अगर हम उसी सेम अमाउंट में खाएं। फूड कंटेन फैट। आगे चलते हैं। Food contain fat and carbohydrates are also called energy giving food. Fats and carbohydrates को energy giving food भी कहते हैं। आगे चलते हैं तो देखेंगे कि proteins are needed for our body to for growth and repair body. अब यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी ग्रोथ और बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे अगर हम आगे चले तो इसमें दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्या एग्जांपल है। मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, राइस, वीट, बाजरा, मेज़, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो वो होते हैं कि सोर्सेज होते हैं उसके नाम लिखिए कुछ एक दो। अब आए ये है क्या, सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिश, मीट आता है। और उसमें आता है जो प्लांट सोर्स है मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट्स, नट्स एंड तिल। ये जो चीज़ें होती है वो फैट्स प्रेजेंट बताती हैं। तो ये तो था हमारा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम आगे चलेंगे तो उसमें दिखा रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन का। प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? एनिमल सोर्सेज में जाए तो एग, पनीर, मिल्क, फिश, मीट। और प्लांट सोर्सेज में जाएंगे तो सोयाबीन, बीन्स, तुअर दाल, मूंग दाल, ग्राम एंड पीज। ये चीज़ों में हम पाए जाते हैं प्रोटीन। ये सब हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो और भी हम देखते हैं। और ये जो होते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें। इसलिए विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ेस के खिलाफ। ये विटामिन्स ऑल्सो ये होते हैं कि कीपिंग अवर आइज बोन्स हेल्दी करते हैं। और सबको अपने अपने नाम, सारे विटामिन्स को अपने अपने नाम से जाना जाता है। Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also a group of vitamins which called vitamin B complex. जो विटामिन बी होता है उसका जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। तो आगे चलते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड हाई हेल्दी। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि विटामिन ए हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी ये जो होता है वो डिजीज़ेस के खिलाफ फाइट करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ के लिए। अब आगे विटामिन ए का जो होता है सोर्स पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क एंड फिश ऑयल। और भी होते हैं। विटामिन बी के होते हैं चावल, वीट जो होते हैं, गेहूँ कहते हैं, लिवर भी विटामिन बी के। विटामिन सी के होते हैं ऑरेंज, गुआवा, चिली, लेमन, आंवला, टमाटो और बहुत से होते हैं, इसमें कम दिए गए हैं। विटामिन डी के फिश, एग, लिवर, बटर एंड मिल्क। तो हमारा ये पेज भी हो चुका है और हमने अराउंड इस फिफ्थ पेज कंप्लीट कर लिए। हम लोग सिर्फ 9 पेज करेंगे, यानी पूरा एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे करते हैं। अब बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट होती है
वो है एक सोर्स ऑफ किसका, विटामिन डी का, विटामिन क्या, डी का। आगे चलते तो पढ़ेंगे। जो विटामिन डी होती है वो जो होती है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ के लिए होता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ये मिनरल्स होते हैं जो प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेन गुड हेल्थ के लिए होता है। सब में मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अगर हम ऑब्जर्वेशन को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक जो फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा होते हैं। कुछ में एक न्यूट्रिएंट होता है, किसी में 2 न्यूट्रिएंट होते हैं, किसी एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसे होते हैं। और ऐसा हमने बताया था कि बिसाइड द न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। अब इसमें रफेज होता है, जो डाइटरी फाइबर्स मैंने आपको बताया था। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज जो होता है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स आता है जो हमारे फूड में होता है। ऐसे रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, वो एक न्यूट्रिएंट तो नहीं होता, वो कुछ होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो होता है वो हमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिड करने के लिए होता है, जैसा हमने बताया था। आगे चलते हैं। तो आयोडीन के सोर्सेज दिए गए हैं, जिंजर, और बोलेंगे ये स्पिनच है, ये क्रैब है, ये कुछ है मुझे पता नहीं है, लेकिन श्रिम्प्स एंड फिश। आगे ओके सॉरी, ये मुझे याद आया, ये सॉल्ट है। सॉल्ट में सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, बता दें। आगे चलते सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। ये है कि फॉस्फोरस में बनाना आते हैं, राइस आते हैं, वीट आता है, मिल्क आता है और ग्रीन चिली होती है, फॉस्फोरस बोला जाए तो। और अब आयरन के सोर्सेज में जाएंगे तो उसमें भी स्पिनच, एप्पल, लिवर एंड आई थिंक इट्स पियर और एवोकाडो आई थिंक। अब कैल्शियम पे जाएंगे तो हमें पता चलता है एग्स और मिल्क के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो वीडियो हो रही है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी शायद से। तो आगे चलते हैं। इसमें वाटर helps our body to absorb nutrient from food. It also helps in throwing out some waste from the body as urine and sweat. वाटर जो होती है वो हमारी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स होती है, फूड से होती है, उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और जो वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के, वो यूरिन और स्वीट के फॉर्म में निकालने की वो काम करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। Normally we get most of the waters that our body needs from liquid and drink. जो वाटर होता है वो हमारा लिक्विड और ड्रिंक के फॉर्म में मोस्टली आ जाता है, जैसे वाटर, मिल्क, टी। तो आगे चलते हैं। Take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces. Do your hair get while doing so. अगर आप कोई भी फ्रूट, लेमन लेंगे, टोमेटो लेंगे, फ्रूट, तो अगर आप उसको कट करेंगे स्मॉल पीसेस में तो आपके हाथ तो गीले हो जाते हैं, आप जानते हो। तो ऐसा क्यों होता है? अब हम बता देते हैं कि जो फूड, जैसे कि कोई भी हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन सब में वाटर कंटेन करते हैं। वो खुद से वाटर कंटेन करते हैं। और जब हम खाना उसमें बनाते हैं तब भी हम उसमें कुकिंग मैनी डिशेस में हम लोग पानी और डालते हैं, ये होता है। आगे चलते हैं बैलेंस डाइट। अभी बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम खाते हैं रोज़, जो खाते हैं खाना, उसे हम कहते हैं डाइट। अब बैलेंस डाइट ये होती है कि जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अगर हम अपने उसके क्या कहते हैं प्रॉपर मैनर में, यानी जो जैसे कि नॉट टू मच, सबके लिए जो राइट क्वांटिटीज़ में होते हैं, जो सारे न्यूट्रिएंट्स वो कंटेन करें, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट?
Do you also think that we need for a balanced diet, what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? ये बोल रहा है कि हमें क्या उस पर डिपेंड होना चाहिए, जो हम फिजिकल वर्क करते हैं उसी के हिसाब से हमें हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और बिल्कुल इसका आंसर है हाँ। आगे चलते हैं, और इसी का मैं चार्ट बनाने को दिया गया इसमें, तो आगे चलते हैं। इस पे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स सच एज इडलीज होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल। ये जो अवेलेबल वेजिटेबल्स इन द सच फूड provide many nutrients, therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. हमें ये जो बैलेंस डाइट होती है वो विदाउट एक्सपेंसिव फूड के हम खा सकते हैं, क्योंकि जो मेन जो फूड आइटम्स होते हैं वो हमें मार्केट में मिल जाते हैं विदाउट एनी एक्सपेंस। तो आगे चलते हैं। जो ईटिंग हम लोग खाते हैं वो राइट काइंड ऑफ फूड बस इनफ नहीं है टू कि हमें बीमारी से बचे, ये इनफ नहीं है। इसके लिए हमें सब कुछ एकदम ध्यान से हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा खाना बनाने के। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट्स लॉस्ट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? हम कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कुछ फूड काटते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स कभी कभी चले जाते हैं आफ्टर धुलने के बाद, कटिंग पीलिंग के बाद। ऐसे होता है एक हमारा विटामिन सी, आपको एग्जांपल दे देते हैं। विटामिन सी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद विटामिन सी को, जैसे टोमेटो होता है तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। आगे चलते हैं तो देखते हैं। जैसे कि हम लोग जब राइस को वॉश करते हैं खाना बनाते हुए, तब हम देखते हैं कि उससे जो विटामिन मिनरल जो भी होते हैं, प्रोटीन होता है, वो सब उससे कम हो जाता है, चला ही जाता है। इसलिए हमें ध्यान से पकाना चाहिए। आगे चलते हैं, और यहाँ लिखा भी है विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। खाना बनाते समय विटामिन सी जो होता है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आगे चलते हैं, इसमें लिखा है अक्वाटोरी बोल कहते हैं और फैट विल give much more energy than कटोरी of carbohydrate rich food. So he ate nothing but fat food. एक कोई लड़का होगा, उसने क्या किया, हाँ बूझो जो था उसने क्या किया, उसने, आप जानते कि एनर्जी फैट ज़्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट से कम, अगर सेम खाए तब भी, तो उसने फैट ज़्यादा खा लिया बूझो ने। देखो आप देख सकते हैं बहुत मोटा सा हो गया है वो। आगे चले तो इसमें देखते हैं कि जो एक प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा अगर हम फैट रिच फूड खाएंगे तो हम एक सफरिंग कंडीशन में आ सकते हैं, जैसे कहते हैं ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो हमें ओबेसिटी नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें होता ही है कि हम मतलब बहुत फैटी हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं बोलेंगे तो हमें सही से फैट रिच फूड खाना चाहिए, इसलिए ये हार्मफुल होता है। आगे चलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर कोई पर्सन होता है, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, एग्जाम्पल विटामिन ए, उसको नहीं खाता जा रहा है, मतलब बहुत टाइम से नहीं खा रहा है, तो उसे डेफिशिएंसी हो जाती है उससे, और उसकी अब बीमारी हो जाती है। इसमें लिखा भी डिसीजेज दैट ऑक्यूर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अगर जो डिजीजेज जो ऑक्यूर होती हैं ड्यू टू द लैक, किसी के कम खाने से, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के कम खाने से, तो उसकी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आगे चलते हैं, तो इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हम लॉन्ग पीरियड
ऑफ टाइम तक कम खाएं तो जो ग्रोथ हो सकती है वो शायद से हमेशा के लिए कम बंद हो जाए। स्टॉप कंप्लीट इसमें लिखा भी है। और आप लोग लीन थिन पतले हो सकते हो इससे, मतलब कुछ ज़्यादा ही पतले, आपको बीमारी हो सकती है। इसमें लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन जो होते हैं उसको सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। अभी हम आपको ये टेबल 1.3 दिखाएंगे, जो अगला पेज है और आखिरी पेज है। आल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को प्रिवेंट करना है तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी होती है। खाएंगे तो हो जाएगी सही, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको वापस आपके ऑर्डर में ले आते हैं। आगे चलेंगे तो दिस इज हमारा लास्ट पेज है, तो हम इसमें चलेंगे तो इसमें क्या है, विटामिन ए जो मिनरल होता है उसकी डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ वो है लॉस ऑफ विज़न। आप अंधे हो सकते हो, और जो सिम्टम्स होते हैं जो दिखने लगते हैं वो है पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नाइट होती है तो उसमें आपको दिखता नहीं है कुछ भी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, यानी आप कभी कभी अंधे हो जाते हैं अगर आप विटामिन ए बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं खाएंगे। विटामिन B1, अब मैंने आपको बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो होता है जो विटामिन बी जो होता है उसके ग्रुप को कहते हैं, तो उसके हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी हम विटामिन B1 के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है उसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है बेरी। उसमें होता क्या है, वीक मसल्स होती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। आगे चल के तो होता है विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की क्या होती है डेफिशिएंसी डिजीज, स्कर्वी, जो दांतों में होती है। उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं दांत से, गम्स जो होते हैं दाढ़ जिसे कहते हैं उससे खून निकलने लगता है, और वुंड्स जो होते हैं जो आपको जैसे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है तो उसे हील होने में बहुत टाइम लगता है। आगे चलेंगे तो आता है हमारा विटामिन डी जिसके होते हैं रिकेट्स। क्या होते हैं रिकेट्स, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है रिकेट्स। बोन्स जो होती है वो हो जाती है सॉफ्ट, जैसे आपकी जो हड्डियाँ होती है वो आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाती, कमज़ोर हो जाती है और वो मुड़ने सी लगती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज से ये होता है। अब होता है कैल्शियम। कैल्शियम में होता है बोन एंड टूथ डिके, जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ी सी ख़राब सी होने लगती है, वो भी कमज़ोर होने लगती हैं। दांतों में भी यही हो जाता है, देखो इसमें लिखा है वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, और टूथ डिके हो जाता है, यानी टूथ में मतलब दांत में कीड़े पड़ने लगते हैं बोले तो। आयोडीन की क्या होती है डेफिशिएंसी डिजीज, गोइटर। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो गोइटर होता है उसमें आपकी जो ग्लैंड्स जो नेक में होता है वो, उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो थोड़े सूजे हुए से लगते हैं, और उसमें उसकी वजह से जो चिल्ड्रन में होती है तो मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है कभी कभी, सिर्फ चिल्ड्रन में शायद से। अब आते हैं आयरन की क्या है, अनीमिया होती है, यानी पूरी होती है वीकनेस, आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, आप चल नहीं पाते हो, आपको हड्डियाँ काम नहीं करती, उसे कहते हैं वीकनेस में आती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है ये होती है डेफिशिएंसी डिजीज़ का। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हमें अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको हमें बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। और हम ये समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की वीडियो हम अपनी ख़त्म करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. In addition, food also contains dietary fibers and water. यानी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी डिजीज़ेस के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने अभी हाल पढ़ा था। बैलेंस डाइट जो होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, एक राइट क्वांटिटी में, यानी एडिक्वेट अमाउंट, यानी रफेज एंड वाटर की एडिक्वेट अमाउंट सबके एकदम प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होती है, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अब आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स।
क्या है इसमें दिया गया, डेफिशिएंसी जो होती है वो एक या उससे ज़्यादा विटामिन की हमारे फूड में, वो एक सर्टेन डिजीज़ेस में आ जाती हैं, डिसऑर्डर्स में, जो एक विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो हमने पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। पहला चैप्टर था जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और हम अब कल पढ़ाएंगे, कल या परसों आएगी वीडियो, वो आएगी सेकेंड चैप्टर की। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए चैनल पे। सो अगली वीडियो में मिलेंगी, तब तक इस वीडियो को वैसे पूरा फ़ायदा उठाइएगा आपके पेपर के लिए, और तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे फॉर द सेकेंड वीडियो of second chapter of science class 6th NCERT. Till then, take care and bye bye.